हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस स्पेशल सेशन में। आज बच्चे जो सेशन हम लेकर के आए हैं इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा होने वाली है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की रिसेंट वैकेंसीज के बारे में। आप सभी को पता है निशिमा मैम ने आपका एक फुल नोटिफिकेशन भी लिया था इस चीज का। ठीक है, एचपीएससी की जो अभी वैकेंसीज आई हैं और सितंबर तक जो है उसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। तो ये आप लोगों को पता चल गया होगा कि प्रोसेस क्या है एग्जाम में बैठने का। अगर आप लोग एलिजिबल हैं, योग्य हैं और अगर ये फॉर्म भरने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले बच्चे आपको प्रोसेस जानना जरूरी है। प्रोसेस में पहले आपका प्री होगा यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। और पहली बार ऐसा हुआ है कि चाहे आपका नॉन टेक्निकल एग्जाम है चाहे आपके टेक्निकल एग्जाम है, हरियाणा पीएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम हैं उन सभी का स्क्रीनिंग टेस्ट जो है साथ में करवाया जा रहा है। एग्जाम की डेट पहले से ही कंफर्म है कि 2 नवंबर को जो है आपका एग्जाम होना है। ठीक है, तो ये सब कुछ आई होप आप लोगों को पता होगा। अगर आप थोड़ा सा भी इसमें इंटरेस्टेड है, अगर आप लोगों ने ए की जो लेटेस्ट वैकेंसीज आई है उसका नोटिफिकेशन देखा है, अगर नहीं देखा है बच्चे तो पहले जाकर के आप लोगों को वो नोटिफिकेशन देखना है। ठीक है, बहुत अच्छी वैकेंसीज के साथ में जो है एचपीएससी आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर के आया है। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज ये है कि आपको सिर्फ एक एग्जाम नहीं देना है, जैसे कि पहले आपका एक एग्जाम होता था जिसमें सिर्फ आपका टेक्निकल नॉलेज पूछा जाता था। अभी क्या है कि आपको नॉन टेक पढ़ना भी जरूरी हो गया है, क्योंकि टेक्निकल एग्जाम यानी कि जो सेकंड पेपर है उससे पहले आपको स्क्रीनिंग टेस्ट देना पड़ेगा। और स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए जो ऑफिशियल आपको सिलेबस जारी किया गया है वो इस तरीके से है। स्क्रीनिंग टेस्ट आपकी डेट पहले से ही कंफर्म है, जैसा मैंने आपको बताया कि 2 नवंबर को। बहुत सारे और भी एग्जाम हैं, बहुत सारे और भी पोस्ट हैं जिनका स्क्रीनिंग टेस्ट आपके साथ ही कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, उसमें आपके कुछ नॉन टेक्निकल पोस्ट भी हैं। ठीक है, उनका भी जो है स्क्रीनिंग टेस्ट आपके साथ में ही होगा। तो एक तरीके से जो है जितनी भी एचपीएससी की लेटेस्ट वैकेंसीज हैं उनका एक ही जो है स्क्रीनिंग टेस्ट आपका कंडक्ट करवाया जाएगा, जो कि 2 नवंबर को होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे जो एक कॉमन जो सिलेबस जारी किया गया है एचपीएससी की तरफ से उसे थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या जो है यहाँ पे आपका पूछा जाना है। आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक है, 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा और इसमें सबसे पहले आपका जनरल साइंस है, फिर आपका करंट अफेयर्स है, फिर आपका हिस्ट्री है, फिर आपका इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी है। ध्यान देना बच्चे, क्योंकि अधिकतर जो है आपके कमीशन वर्ल्ड की ज्योग्राफी नहीं पूछते हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों ही से आपके क्वेश्चन आएंगे। फिर आपका इंडियन कल्चर है, इंडियन पॉलिटी है और इंडियन इकोनॉमी है ना। मतलब वही जैसे आप बाकी अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं, ठीक है, तो वहां पे भी सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं। वही सब्जेक्ट बच्चे आपके सारे के सारे यहाँ पे जो है आपको पूछे जाने हैं। डिफरेंस क्या है वो मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगी। अगला आपका क्या है, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग है, एनालिटिकल एबिलिटीज है, फिर आपका बच्चे बेसिक न्यूमेरेसी है यानी कि जो मैथ्स में आपका जो नंबर सिस्टम वाला आप चैप्टर पढ़ते हैं ना, उसके बाद में डेटा इंटरप्रिटेशन है, ये भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है आपके क्लास 10 लेवल के जो है पूछे जाने हैं। तो एक तरीके से यहाँ पे तो कम से कम स्पेसिफाई है कि ज्यादा नहीं पढ़ना है डिटेल में, सिर्फ क्लास 10 लेवल का जो आपका ये जो आपके टॉपिक है वही आपको प्रिपेयर करके चलना है। उसके बाद में बच्चे एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और जो शायद इस बार एचपीएससी का एक मोटिव भी है कि हरियाणा के बच्चों को सिलेक्शन दिलाना है, इसीलिए जो है एक तो कॉमन स्क्रीनिंग टेस्ट जो है रखा गया है और दूसरा जो है हरियाणा का जीके। ठीक है, हरियाणा का जीके भी जो है आपका सिलेबस में लिखा गया है। हरियाणा के जीके का मतलब क्या है, हरियाणा की हिस्ट्री के बारे में, हरियाणा की ज्योग्राफी के बारे में, पॉलिटी के बारे में, इकोनॉमिक के बारे में, कल्चर के बारे में जो है क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है इसमें एक बहुत बड़ा चेंज किया गया है और आई होप अगर कोई बच्चा एलिजिबल होने के बाद भी इसे नहीं भरता है तो उसके पीछे एक ये रीजन हो सकता है कि हरियाणा के जीके कौन पढ़ेगा, है ना। तो ये बच्चे आप थोड़ा सा भी इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगी तब आपको लगेगा कि इतना ज्यादा भी टफ नहीं होने वाला है जिस तरीके से हम सोच रहे हैं कि हरियाणा का जीके ना पढ़ना पड़े इसीलिए हम फॉर्म ना भरे, है ना। तो ये नहीं होना चाहिए। अभी हम चीजों को सिंप्लीफाई करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि क्या क्या जो है आपको यहाँ पे पढ़ना है, मतलब कितना जो है आपका वेटेज रहेगा। तो वेटेज बच्चे अगर हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखें या फिर किसी भी और एचपीएससी के सरकारी गजट में देखेंगे तो कहीं पे भी मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया गया है, क्योंकि एग्जाम पहली बार हो रहा है। तो हमें यह भी नहीं पता है कि हम पीवाईक्यू देख करके कर ले कि अगर प्रीवियस ईयर में इतने नंबर का था तो अब भी जो है इतने नंबर का होगा। ठीक है, तो स्क्रीनिंग टेस्ट चूंकि हो ही पहली बार रहा है तो इसीलिए जो है आपका इसका अंदाजा किसी को भी नहीं है। ठीक है, तो बच्चे इसके लिए क्या किया गया है, आपको पता है कि एचपीएससी और भी जो है आपके पीसीएस लेवल के या फिर आपका लोअर पीसीएस लेवल के जो है एग्जाम करवाता है ना। ये आपको पहले से पता है। बाकी सारी स्टेट के पीएससी जैसे होते हैं वैसे ही आपका हरियाणा का जो पीएससी है वो भी इस तरीके के एग्जाम करवाता है। उसके अलावा इसके साथ में एक और ऑर्गेनाइजेशन होती है, आपको पता है एचएसएससी, है ना। हर स्टेट में जो है आपका
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग होता है, उसी तरीके से हरियाणा का भी है। अब दोनों के ही बच्चे आपके एग्जाम होते हैं, एचपीएससी भी एग्जाम करवाता है, एचएसएससी भी एग्जाम करवाता है। एचपीएससी अधिकतर जो है जो 2 टियर वाले एग्जाम है, जिसमें आपका लेवल 1 लेवल 2 का एग्जाम होता है, प्री और मेंस का, उस तरीके की एग्जाम कंडक्ट करवाता है। और एचएसएससी है वो अधिकतर जो है वनडे एग्जाम कंडक्ट करवाता है। लेकिन दोनों के जो क्वेश्चन पेपर आते हैं, खास करके नॉन-टेक की अगर हम बात करें, तो उसमें बच्चे आपका जो 100 मार्क्स है, जो 100 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर है, वो कहीं ना कहीं जो है आपका सिमिलर रहता है। बस जो नंबर क्वेश्चन का जो पैटर्न है, जो प्रश्न पूछे जाने की जो प्रश्नों की जो प्रकृति होती है, वो बस आपकी चेंज होती है, बाकी पैटर्न जो है या फिर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपका लगभग सिमिलर रहता है। ठीक है, अब इसी के आधार पर बच्चे हम पीसीएस लेवल पे तो नहीं जाएंगे, लेकिन जो आपका लोअर पीसीएस लेवल का एग्जाम होता है ना, एसडीओ लेवल का जो आपका एग्जाम होता है उसकी बात करें, जैसे आपका नायब तहसीलदार का एग्जाम होता है उसकी बात करें, तो इस लेवल पे जो आपके अभी तक के एग्जाम हुए हैं उसी को आधार मानते हुए, और थोड़ा सा एचएसएससी का जो पैटर्न है उसको जो है आपका आधार मानते हुए, ये बच्चे आपका एक बेसिक कह सकते हैं कि हमने ये गैस किया है कि इतने इतने नंबर का जो है आपका ये पोर्शन रह सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे पहले सबसे ज्यादा जो वेटेज होगा वो होगा आपका जीके का। ठीक है, सबसे ज्यादा जो वेटेज होगा वो जीके का होगा, और जीके में आपका करंट अफेयर्स हो गया 10 से 15 क्वेश्चन। ठीक है, इंडियन कल्चर, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये आपका 15 से 20 क्वेश्चन। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी 5 से 10 क्वेश्चन, हिस्ट्री ऑफ इंडिया 5 से 10 क्वेश्चन। तो इस तरीके से जो है आपका जीके का वेटेज सबसे ज्यादा रहेगा। और ये सिर्फ हरियाणा की बात नहीं है बच्चे, बाकी स्टेट में भी अगर आप लोग देखेंगे है ना, तो ये पोर्शन हमेशा ही जो है जीके का सबसे ज्यादा रखा जाता है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे जो आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है, जिससे आप सभी लोग डरे हुए हैं, वो है आपका हरियाणा का जीके। हरियाणा का जीके अगर इसका बच्चे वैसे कॉमन जो एजम्पशन है या फिर एक तरीके से हमने जो गेस किया है, वो बच्चे 20 to 25% है कि 20 से 25 क्वेश्चन जो है यहां से आएंगे, लेकिन ये ज्यादा भी हो सकता है, कम नहीं होगा लेकिन ज्यादा हो सकता है। ठीक है, 30 क्वेश्चन आ सकते हैं, 35 आ सकते हैं, लेकिन जो बेसिक या फिर कॉमन जो आपका एजम्पशन रखा गया है वो है आपके कि 20 से 25 क्वेश्चन जो है आपके यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसको आपका उतना ही आपको एक तरीके से कह सकते हैं कि इतना ही इंपॉर्टेंस आपको देना है। जब आप तैयारी करें तो सबसे पहले तो जीके पे फोकस करना। ठीक है, उसके बाद में जो है आपका हरियाणा का जो जीके है ना, उस पे फोकस करना। उसके बाद में आता है हमारा रीजनिंग की बात करें, बेसिक न्यूमेरिकल की बात करें, डाटा इंटरप्रिटेशन की बात करें, तो इस तरीके से जो है 5-10 क्वेश्चन जो है यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। मतलब टोटल जो है आपका 10 से 15 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन जो है आपको इन तीनों ही सब्जेक्ट से जो है मिला करके पूछे जाने हैं। उसके बाद में बच्चे आपका जनरल साइंस है, तो जनरल साइंस से भी आपका जो है 10 से 15 क्वेश्चन है। ठीक है, हमेशा बच्चे एचपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा करके आप लोग देखना ना, जनरल साइंस के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछा जाता है। ठीक है, 10 से 15 क्वेश्चन जो है आपको जनरल साइंस के मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, किसी भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नहीं है, लेकिन जिस तरीके से एचपीएससी पेपर कंडक्ट करवाता आ रहा है, और साथ में आपका जिस तरीके से एसएससी के जो वनडे एग्जाम होते हैं उसमें जो आपका 100 मार्क्स का वेटेज रहता है ना, उसी को आधार मानते हुए जो है आपका ये बच्चे सिलेबस है। ठीक है, ये जो है आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, इसी को जो है आपको एक तरीके से अपना एक पढ़ते समय जब आप तैयारी करेंगे तो जैसे आपकी स्ट्रेटेजी होगी, तो इसी को आधार मान करके जो है आपको अपनी स्ट्रेटेजी को बनाना है। ठीक है, तो ये जो है आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं सब्जेक्ट की कि कौन से सब्जेक्ट को कैसे तैयार करना है। अगर हम जीके की बात करें, हरियाणा के जीके की बात करें, पहले बच्चे हम जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे, उसके बाद में जो है आपका रीजनिंग की बात होगी, फिर लास्ट में जो है आपके जनरल साइंस की बात होगी। ठीक है, तो सबसे पहले जीके की अगर हम बात करें, जीके में बच्चे आपका आता है सबसे पहले हिस्ट्री, भारत का इतिहास। भारत का इतिहास, इसी के साथ में जो है आपका इंडियन कल्चर भी आता है। तो ये जो लाइंस यहाँ पे लिखी हुई ना, ये ऑफिशियल गजट है एचपीएससी का, जिस तरीके से उसने हिस्ट्री को डिफाइन किया हुआ है। अगर इसकी डेफिनेशन में आप लोग देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो फोकस किया गया है वो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री पे। ठीक है, आधुनिक भारत, यहाँ पे देखिए मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, उसके नीचे देखिए फ्रीडम मूवमेंट एंड द सोशल रिफॉर्म्स, है ना। मतलब जितने भी इवेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं वो सारे के सारे आधुनिक भारत के हैं। इसका मतलब क्या है कि हमें मॉडर्न इंडिया पे, मॉडर्न इंडिया की जो हिस्ट्री है उस पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, उसी के टॉपिक पे जो है सबसे ज्यादा फोकस करना है। इनसे ऐसा नहीं कि मिडिवल अगर आपने पढ़ा हुआ है तो वहां से नहीं पूछे जाएंगे ना, 1-2 क्वेश्चन वहां से आ सकता है, लेकिन जहां पे 5 और 10 क्वेश्चन जो है अगर हिस्ट्री से पूछे जाने हैं तो ज्यादातर क्वेश्चन जो है आपके मॉडर्न हिस्ट्री से होंगे। ठीक है, तो ये बच्चे आपका इनका ऑफिशियल गजट, जो बाकी एचपीएससी के प्री के लिए एग्जाम के लिए जो उनका सिलेबस होता है ना, वही जो है आपका ये है, उसी के आधार पर जो है आपका क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि सिर्फ पेपर पहली बार हो रहा है।
ऐसा नहीं कि एचपीएससी का जन्म अभी हुआ है ना, एचपीएससी तो पहले से एग्जाम करवाता आ रहा है, तो वो उसी पैटर्न पे आपका क्वेश्चन पूछेगी जैसे उसका पहले चलता था, है ना। तो उसी के हिसाब से बच्चे आपको क्वेश्चन उसी के हिसाब से जो है सिलेबस में आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, उसके बाद में ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, और उसके बाद में आपका इंडियन पॉलिटी है। तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के साथ में सबसे ज्यादा बच्चे आपको जो फोकस करना है वो है आपका फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, क्योंकि यहीं से जो है सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी भारत का जो भौगोलिक संरचना है उसके बारे में, वहां पे जो है आपका नदी हो गई इसके बारे में, है ना। और उसमें जब आप पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में पढ़ेंगे, हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, तो हिमालय में जो है आपका पासेस हो गए, वहां से एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा आपका फिजिकल ज्योग्राफी पे। उसके बाद में बच्चे आपका फिजिकल ज्योग्राफी के साथ में एक आपका टॉपिक आता है एग्रीकल्चर, है ना। अब ये भारत में जो कृषि है, भारत की कृषि, ये दो जगह आपको पढ़ने को मिलेगी, एक तो आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, एक इसी टॉपिक को जो है आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। तो दोनों ही जगह जो है इस टॉपिक को, दोनों जगह से जो भी पॉइंट होते हैं दोनों जगह से कॉमन, उनको जो है एक ही जगह आपको पढ़ना है। तो एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एचपीएससी के प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर है वहां पे आप लोग देखना एग्रीकल्चर का, चाहे वो ज्योग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो चाहे वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो, यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। तो फिजिकल ज्योग्राफी पे, इंडियन ज्योग्राफी में यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद में बच्चे आपका एग्रीकल्चर है। उसके बाद में आते हैं हम इंडियन पॉलिटी पे। इंडियन पॉलिटी में बच्चे आपका क्या है, पंचायती राज सिस्टम, जो हर, चाहे आप हरियाणा देखें, उत्तराखंड देखें, उत्तर प्रदेश देखें, राजस्थान देख लें, है ना, किसी भी एग्जाम की अगर हम एग्जाम लेवल प्रिपरेशन करवाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आपका वो है पंचायती राज सोशल सिस्टम, ठीक है। ये जो है बच्चे आपका टॉपिक है जो आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। इंडियन पॉलिटी में सबसे पहले यही पढ़ना है, और उसके बाद में आपका संविधान किस तरीके से बना है ना, संविधान का जो निर्माण है, ये वाला चैप्टर सबसे पहला चैप्टर होता है हर जगह, तो ये जो है आपको पढ़ लेना है। और कुछ टॉपिक आपके एवरग्रीन है, आप कहीं भी किसी भी एग्जाम के लिए पॉलिटी अगर पढ़ रहे हैं तो वो आपको पढ़ने ही पढ़ने होते हैं। आपका फंडामेंटल राइट है, आपका फंडामेंटल ड्यूटी है, आपका डीपीएसपी है ना, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। उसके अलावा जो कुछ एक्ट हैं या फिर कुछ नए नए बिल जो है आपके प्रस्तुत किए गए हैं संविधान संसद में, ठीक है, वो जो आपके बच्चे बिल हैं वो करंट अफेयर का हिस्सा है ना, क्योंकि यहाँ पे जो करंट अफेयर पूछा जाता है ना उसमें, और बाकी एग्जाम के लिए हम पीएसयू के लिए या फिर आरआरबी के लिए, एसएससी के लिए जब करंट अफेयर पढ़ते हैं थोड़ा सा आपका डिफरेंस होता है ना। तो यहाँ पे बच्चे आपका बिल या फिर जो नए एक्ट आए हैं अभी पिछले 2-3 सालों में, कुछ नए बिल पास हुए हैं, नए कोई चेंजेस हुए हैं, नए संवैधानिक संशोधन हुए हैं, तो सारा जो है करंट अफेयर का पार्ट होता है, वो जो है आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स में आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, इकोनॉमिक्स में आपका जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस करना है। मतलब कि कौन कौन सी चीजें, एक तो बच्चे 5 ईयर प्लान है, ठीक है, 5 ईयर प्लान एवरग्रीन टॉपिक है ये हर प्रकार के पीएससी का, ठीक है, हर स्टेट के पीएससी का, तो ये एवरग्रीन टॉपिक है, इस पे जो है सबसे ज्यादा फोकस करना है 5 ईयर प्लान पे। एग्रीकल्चर मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। कुछ जो आपके जनरल टॉपिक होते हैं जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, अब अनएम्प्लॉयमेंट हरियाणा के लिए थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी जो है सबसे ज्यादा यहाँ पे हरियाणा में है ना। तो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया आपका, पॉवर्टी हो गया आपका, है ना। ये जो है आपके कुछ टॉपिक होते हैं। आपका बैंकिंग सिस्टम, भारत का जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें भी आपका जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इस पे जो है सबसे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो ये जो है बच्चे आपके कुछ टॉपिक हैं, जब आप ये पढ़ेंगे, इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो ये कुछ टॉपिक हैं आपके जिन पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। और जब एचपीएससी के क्वेश्चन पेपर आप लोग देखेंगे, है ना, तो उसके आधार पे जो है बाकी सारे टॉपिक भी आपके निकल करके आते हैं, जो कि इन्हीं में से जो है आपका क्वेश्चन आता है, और ये इस एग्जाम के लिए भी आपके इंपॉर्टेंट होंगे। उसके बाद में करंट अफेयर का अगर आप लोग देखेंगे तो इतना बड़ा सा जो है इन्होंने सिलेबस लिखा हुआ है, लेकिन इतने बड़े सिलेबस को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेंगे, क्या क्या जो है आपका इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको कहा कि इसका करंट अफेयर, और बाकी अगर हम पीएसयू एसएससी आरआरबी लेवल का करंट अफेयर होता है तो वो बच्चे अधिकतर जो है वन लाइनर होता है ना, वन लाइनर करंट अफेयर यहाँ पे होता है। यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाली जो चीजें हैं वो आपको ज्यादा पूछी जाती हैं। जैसे कि करंट अफेयर में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ठीक है, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि नीति आयोग की पॉलिसीज है ना, नीति आयोग हो गया आपका, नीति आयोग की पॉलिसीज है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई स्कीम लेकर के आई है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट किसी प्रकार का कोई योजना पे काम कर रही है, ठीक है, तो इस तरीके की चीजों पे ज्यादा फोकस रहता है, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आता है। उसके बाद में सेकंड है आपका पॉलिटी पे करंट अफेयर में यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं पॉलिटी में, जैसे कि कोई बिल आपका इंट्रोड्यूस किया गया है। और अगर हम यहाँ पे बात करें करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर में क्या पढ़ना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कितना पढ़ना है। तो पिछले 1 साल का बच्चे करंट अफेयर जो है आपको
पढ़ना है, उसे तैयार आपको करना है, ठीक है। और अगर पॉलिटी को देखेंगे करंट अफेयर में, तो एक से पहले का भी, मतलब पिछले 2 साल में, क्योंकि संसद का सत्र साल में 3 ही बार होता है, 3 ही बार जो है कोई बिल आ सकता है, उसे पास किया जा सकता है ना। तो पिछले 2 साल में जो नए नए बिल आए होंगे, नए नए संवैधानिक संशोधन हुए हैं, वो सारी की सारी चीजें जो है आपको पढ़नी है, क्योंकि उसके लिए वो आपके इंपॉर्टेंट है। एचपीएससी एक क्वेश्चन ऐसा जरूर देता है जो कि पॉलिटी से रिलेटेड होता है और करंट से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो पॉलिटी का जो करंट अफेयर है वो आपको तैयार करना है। बाकी जो आपकी छोटी चीजें होती हैं, जैसे कि अपॉइंटमेंट हो गया, स्पोर्ट हो गया, अवार्ड हो गया, वो तो खैर बनता ही है, क्योंकि वहां से आपके कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल लेवल का है ना। इसमें आपका क्या है बच्चे कि ये थोड़ा सा इसमें राहत है आपके लिए कि हरियाणा से रिलेटेड हरियाणा की स्कीम तो पूछी जा सकती है, लेकिन करंट अफेयर जो है स्पेसिफिकली हरियाणा के बारे में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ज्यादा जो करंट अफेयर पूछा जाएगा वो नेशनल लेवल का जो है करंट अफेयर आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है करंट अफेयर के टॉपिक आपको तैयार करने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वो है आपका हरियाणा का जीके। हरियाणा का जीके कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इन्होंने तो बहुत आराम से लिख दिया कि हिस्ट्री, इकोनॉमिक, पॉलिटी, है ना। अब इसके लिए क्या है बच्चे, अगर आप इसे डिटेल में पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ने के लिए तो किताब आपके मार्केट में जैसे एक हरियाणा दिग्गज नाम से बुक होती है ना, वो है, लेकिन वो आपका HSSC के लिए या फिर HPSC के प्री मेंस दोनों एग्जाम के लिए, इस तरीके के एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और वो आप पढ़ भी लेते अगर आपके पास में समय होता है ना। तो अभी जितना समय हमारे पास में है और जितना सिलेबस हमारे पास में है, और हमें प्रीज भी और मेंस की भी तैयारी करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग, उस चीज को देखते हुए, समय की कमी को देखते हुए आपको किस तरीके से हरियाणा का जीके पढ़ना है। तो बच्चे आपको ये जो मैंने आपको 2 कमीशन बताए हैं, चाहे आपका HSSC है, चाहे आपका HPSC है, दोनों के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं इससे पहले पिछले 5 सालों में, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं सारे आपके सॉल्व होने चाहिए। और जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन के नीचे जो है 4 ऑप्शन होते हैं, चारों ऑप्शन को डिटेल में आपको पता होना चाहिए कि ये क्या चीज है। और इसके अलावा एक्सप्लेनेशन, जब आप आंसर पढ़े तो आंसर का एक्सप्लेनेशन भी पढ़े, ठीक है। तो सबसे पहले तो बच्चे यही काम आपको करना है। उसके बाद में जो है आपका हरियाणा के जीके में हरियाणा का इंट्रोडक्शन कि स्टेट जो है आपका क्या है। जब आप ये चैप्टर पढ़ते हैं, हरियाणा के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद में आपको पता चलता है कि हरियाणा के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और हरियाणा क्यों हमारे देश में जाना जाता है ना। अलग अलग वजहों से जो है कोई ना कोई स्टेट जाना जाता है। जैसे हम छत्तीसगढ़, झारखंड की बात करें तो जब इन राज्यों का नाम आता है दिमाग में, तो एक ही सबसे पहले जो एक इमेज बनती है स्टेट की, वो होता है कि मिनरल्स बहुत ज्यादा है यहाँ पे, है ना। उसी तरीके से हरियाणा की अगर हम बात करें, एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता है ना। स्पोर्ट्स जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रमोट होता है, उसके लिए जाना जाता है। तो कुछ स्पेसिफिक हर स्टेट की जो है अपनी पहचान होती है, उसके हिसाब से जो है वहां पे आपको उसका जो जीके है वो पढ़ना है, ठीक है। हरियाणा जीके बचे आपका। उसके बाद में आपको पढ़ना शुरू करना है सबसे पहले पिछले 5 साल के जो पेपर हैं, चाहे आपका HSSC का है या फिर आपके HPSC का है, जहां जहां पे हरियाणा के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, वो सारी की सारी चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है हरियाणा के बारे में, ठीक है। उसके बाद में जो बेसिक है, बेसिक गाइड आती है, बहुत सारे प्रकार की गाइड आती है, बहुत सारे प्रकार के जो है आपके सामग्री होंगे हरियाणा के बारे में, है ना। ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, वो जो है आप बाद में पढ़ सकते हैं। लेकिन पहले आपका जो गिवन टाइम है उसमें बच्चे आपको यही करना है, पिछले 5 साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको जो है आपको तैयार करना है अपना, ठीक है। तो यहाँ पे जीके और हरियाणा का जीके दोनों को ही मैंने आपको इस तरीके से, अब उन्होंने जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें तो बच्चे आपका ज्यादा नहीं है, उसे हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं कि कैसे जो है आपका यहाँ पे कुछ टॉपिक दिए हो तो तभी पढ़ लिया जाए, कोई टॉपिक नहीं है, सिर्फ इस तरीके से लिखा गया है। तो सब कुछ जो है अभी इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो हमारे ऊपर है, हम किस तरीके से करते हैं ना। तो हम HPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए, जैसे वो क्वेश्चन पेपर बनाता है उसी को देखते हुए बच्चे आपका एक्सप्लेनेशन आपके सामने लाए हैं। इस तरीके से जो है आपको अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। और उसके बाद में जो सेकेंड वेटेज आता है वो है आपका रीजनिंग का और मैथ्स का, ठीक है। तो अब जो है अतुल सर आपके सामने आएंगे, आपको बताएंगे कि अगर आप लोग इस फॉर्म को भरने के इच्छुक हैं, और इच्छुक होना भी चाहिए क्योंकि इतनी सारी वैकेंसीज बच्चे बार बार नहीं आती हैं, है ना, बार बार वैकेंसीज नहीं आती हैं। मेंस का नाम सुन करके तो आधी जनसंख्या आउट हो गई होगी कि मेंस भी लिखना पड़ेगा, है ना। तो वो जो है आपको, अगर आप इच्छा रखते हैं तो सिर्फ इसलिए कि हरियाणा का जीके पढ़ना पड़ेगा इसलिए बच्चे आउट मत हो जाएगा, आराम से जो है आपका हो जाएगा, है ना। हरियाणा का जीके जो है पढ़ लेंगे आप लोग, इतना भी कोई हार्ड नहीं है। वही जब आप नेशनल, अगर आप हिस्ट्री के 1-2 टॉपिक उठा करके देखेंगे, हरियाणा की हिस्ट्री के देखेंगे, तो वहां पे जैसे हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन हम इंडिया की जीके में पढ़ते हैं, वही चीज जो है आपको वहां पे पढ़नी है। थोड़ा सा स्पेसिफिक वहां पे हो जाता है स्टेट के बारे में, ठीक है। और बेसिक ही आपको रखना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन का नेचर पता लग जाएगा अगर आप पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर
पर कर लेंगे, है ना, जो भी क्वेश्चन आपके हरियाणा के पूछे जाते हैं अगर वो कर लेंगे तो आपको एक तरीके से आइडिया आ जाएगा कि कितना मुझे पढ़ना है किताब से, कितना मुझे रहने देना है। तो पहले वो कर लेना, उसके बाद में बहुत आसान जो है आपकी आगे की जर्नी हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो आज जो है अतुल सर आपके सामने आएंगे और रीजनिंग और मैथ्स का सिलेबस जो है आपके साथ में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हेलो बच्चों, तो मैथ्स और रीजनिंग का सिलेबस करते हैं डिस्कस। देखते हैं भाई जो इन्होंने कहा है वो कितना काफी है, और फिर जो मैं आप लोग के लिए लेकर आए होंगे क्या क्या चीजें हम लोग को पढ़नी है, उन सब चीज के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले जान लेते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में, क्या होगा, कैसे होगा, कितने मार्क्स का होगा, हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज एंड एमसीक्यूज की फॉर्म में आपके पास पूछे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके पास 100 होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, तो टोटल मार्क्स कितने होंगे, 100 होंगे। टाइम जो आपको मिलेगा इस पूरे पेपर को करने के लिए, स्क्रीनिंग टेस्ट जो है हमारा, उसमें आपको मिलेंगे 2 घंटे यानी 120 मिनट। तो 120 मिनट में आपको क्या करने पड़ेंगे, 100 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। बाकी क्या कह रहा है, ईच क्वेश्चन विल हैव 5 ऑप्शन, 5 ऑप्शन होंगे। The fifth option will be meant for a situation where a candidate intends to leave the question unattempted. ठीक है, 1/4 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, आपके 1/4 मार्क्स काट दिए जाएंगे। 1 मार्क्स का प्रत्येक क्वेश्चन है, तो 0.25 हर एक गलत क्वेश्चन पर आप लोगों का काट दिया जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, टाइम आपको 120 मिलेगा। ठीक है, हर क्वेश्चन सेम मार्क्स का है, 0.25 की क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। बाकी आपके पास लिखा हुआ इन केस अ कैंडिडेट नाइदर अटेम्प्ट्स अ क्वेश्चन नॉर डार्कन द फिफ्थ ऑप्शन बबल देन 1/4 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच सच क्वेश्चन। अच्छा, अब ये भी ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना, इन केस अ कैंडिडेट नाइदर अटेम्प्ट्स अ क्वेश्चन नॉर डार्कन द फिफ्थ ऑप्शन या बबल जो भी है, देन 1/4 मार्क विल बी डिडक्ट फॉर ईच सच क्वेश्चन। ठीक है, ये भी बढ़िया बात कर रखी है इन्होंने। द मीडियम ऑफ एग्जाम विल बी इंग्लिश एंड हिंदी, तो इन्हीं दो में कराया जाएगा, इंग्लिश और हिंदी मीडियम में। अ कैंडिडेट विल हैव टू सिक्योर अ मिनिमम ऑफ 25% मार्क्स टू क्लियर द स्क्रीनिंग टेस्ट। तो स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर करने के लिए मिनिमम आपके मार्क्स कितने हैं, 25% है। कैंडिडेट्स 4 टाइम्स द नंबर ऑफ एडवर्टाइज्ड पोस्ट अलॉन्ग विद ब्रैकेटेड कैंडिडेट्स इफ एनी। तो ये तो आपके पास लिखा हुआ है कि भाई आपके पास नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने बुलाए जाएंगे। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन द स्क्रीनिंग टेस्ट विल नॉट बी कंडक्टेड काउंटेड फॉर फाइनल सिलेक्शन। ठीक है, तो ध्यान रखना ये जो आपके पास स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, 100 में से 100 नंबर अगर आप लाते हो तो ये कहीं पर काउंट नहीं होंगे। मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आप लोगों को क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट रहेगा उसके नंबर काउंट नहीं होंगे, वो सिर्फ क्या रहेगा, आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। ठीक है, तो बेसिक बेसिक चीजों के बारे में हम लोगों ने बात कर ली है। अच्छा, अब बात करते हैं जो उन्होंने मैथ्स और रीजनिंग के बारे में अपने सिलेबस में लिखा है। उन्होंने बस इतना लिखा है कि जनरल मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग और आपके पास एनालिटिकल एबिलिटीज। ठीक है, मैथ्स के लिए बेसिक न्यूमेरेसी, नंबर्स एंड देयर रिलेशंस, ऑर्डर एंड मैग्नीट्यूड एटसेट्रा, क्लास 10। और डीआई की अगर हम बात करते हैं तो चार्ट आपके पास, ग्राफ हो गया, टेबल हो गया, डेटा सफिशिएंसी एटसेट्रा, ये भी आपके पास क्लास 10 का, मतलब सिंपल सा वो कह रहे हैं क्लास 10 में आपके पास जो भी आता है मैथ्स रीजनिंग में वो सारा का सारा पूछा जाएगा। तो जो भी इस एग्जाम में आपके मैथ्स और रीजनिंग पूछी जाएगी उसका लेवल क्या रहेगा, क्लास 10 तक का रहेगा। ठीक है, सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है। तो अब इसको डिकोड करते हैं, देखते हैं मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है और रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की। तो नंबर्स के बारे में उन्होंने कहा था, नंबर सिस्टम, बॉड मास, डेसिमल फ्रैक्शंस, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट्स, एलसीएम, एचसीएफ, प्रॉब्लम ऑन एज, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, टाइम इन वर्क, टाइम इन डिस्टेंस, ट्रेन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज हो गया, मेंसुरेशन हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसके बारे में साफ साफ इन्होंने लिखा हुआ है। तो ये आपके पास है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। इन्हीं चैप्टर्स में से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ये सारे के सारे आपके पास 10th लेवल के हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है मैथ्स के, यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो ये हमने मैथ्स की बात करी, बाकी बहुत कुछ बताने के लिए है नहीं। चीजों को पढ़ना अच्छे से पड़ेगा क्योंकि अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके पास घुमा दिए जाते हैं, तो सिर्फ रट के काम नहीं चलने वाला है, आपको क्या करना है, चीजों को समझना भी है। मैथ्स तो खेल ही समझने का है ना, कितने अच्छे तरीके से आप चीजों को समझते हो उसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये है आपके पास मैथ्स के चैप्टर्स जिसको आप लोगों ने कवर करना है।
ठीक है, सारे के सारे चैप्टर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो मैथ्स के बारे में हम लोगों ने बात करी। अब बात करते हैं रीजनिंग के बारे में कि रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर्स आप लोगों को पढ़ने हैं। आप लोगों ने एनालॉजी पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, अल्फाबेटिकल है, नंबर सीरीज पढ़ना है, कोडिंग डिकोडिंग है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, रिलेशनशिप है यानी ब्लड रिलेशन आपका है, डायरेक्शन हो गया, क्लॉक कैलेंडर हो गया, सिलोगिज्म हो गया, वेन डायग्राम हो गया, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन से रिलेट करते हुए चाहे वो आपके पास अजम्पशन हो, चाहे कंक्लूजन हो, चाहे आपके पास कॉज एंड इफेक्ट हो, ये सारे के सारे आप लोगों को पढ़ना है। एनालिटिकल रीजनिंग आप लोगों ने पढ़नी है, ठीक है, चाहे जैसे पजल टेस्ट वगैरह हो गया, आपके पास सिटिंग अरेंजमेंट टाइप हो गया, ये सारी की सारी चीजें। और साथ ही साथ आपका नॉन वर्बल का पोर्शन, नॉन वर्बल के पोर्शन की अगर हम बात करें तो भाई आपको पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, ठीक है, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग हो गया आपके पास, मिरर इमेज, वाटर इमेज हो गया, मिसिंग पार्ट हो गया, ठीक है, और एम्बेडेड हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके यही है। तो नॉन वर्बल हम उसे कहते हैं, देखो दो ही पोर्शन होते हैं रीजनिंग के, एक वर्बल होता है, एक नॉन वर्बल होता है, ठीक है। वर्बल इसका मतलब जहां पर भी आपकी लैंग्वेज यूज होती है वो सारे के सारे वर्बल में आते हैं। नॉन वर्बल का मतलब क्या होता है, जो डायग्राम बेस होते हैं, ठीक है, जहां पर आपके पास डायग्राम में पूछे जाते हैं सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो हम लोगों ने इन सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना, भाई पेपर में अगर अच्छा करना है तो हर एक चीज को आपको लेकर चलना पड़ेगा, है ना। सिलेबस आपको पता होना चाहिए, इतना ज्यादा डिटेल में उन्होंने लिखा नहीं है, बस उन्होंने इतना लिखा है, लेकिन भाई हमें ये सारी की सारी चीजें क्या करनी पड़ेंगी, कवर करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बात करी मैथ्स और रीजनिंग के बारे में। अब अतेंद्र सर आएंगे, ठीक है, वो आप लोग को बताएंगे साइंस के बारे में। चलिए मैं सर को बुलाता हूं। हाँ जी, तो जनरल साइंस के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। जैसे प्रीवियसली आपको मैम ने बताया कि जो जनरल साइंस का पोर्शन है अपना, लगभग 10 से 15% वेटेज है। तो आपके 100 प्रश्न आ रहे हैं तो आप मानकर चलो कि लगभग 10 प्रश्न के आसपास आपसे जनरल साइंस के पूछे जाएंगे। अब जनरल साइंस के अंदर फिजिक्स का पार्ट, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों से मिलाकर लगभग आप मानकर चलो कि 8 से 10 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो हम यहां पर लिखे हैं आपको 10 से 15% वेटेज लगभग आपका जनरल साइंस का मान सकते हो। अब जनरल साइंस आपको कवर कब तक की करनी है, सब आपको मैथ्स के अंदर, रीजनिंग के अंदर सब में लिखा हुआ है पहले से कि 10वीं क्लास तक की आपको कवर करना है मैथ का। तो सेम आपके लिए साइंस पर भी अप्लाई है, साइंस भी आपको 10वीं क्लास तक की, और 10वीं क्लास में भी आपको मेनली फोकस करना है 9वीं क्लास की और 10वीं क्लास की जो विज्ञान की पुस्तक है, साइंस की बुक है एनसीईआरटी, उसको आपको प्रिपेयर करना है। अब साइंस की बुक है 9वीं और 10वीं की, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों साथ के अंदर आती है, तो तीनों आपकी साथ में प्रिपेयर हो जाएंगी। तो मेनली जनरल साइंस में क्या प्रिपेयर करना है, 9वीं और 10वीं क्लास की विज्ञान की किताब आपको क्लियर करनी है। तो एनसीईआरटी पर मेनली फोकस करना है, लगभग 10वीं के लेवल तक का आपको प्रिपेयर करना है। अपन जनरल साइंस में ये मानकर चलते हैं कि 6 क्लास से लेकर के 6, 7, 8, 9 और 10, 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक की एनसीईआरटी है जनरल साइंस के अंदर कवर होती है। मेनली पार्ट जो रहता है 9वीं और 10वीं क्लास तक का रहता है। कौन कौन से 3 पार्ट, फिजिक्स का पार्ट है, केमिस्ट्री का पार्ट है और बायोलॉजी का पार्ट है। तीनों पार्ट है वो साइंस के अंदर कवर होते हैं। अब फिजिक्स के अंदर 9वीं 10वीं की क्लास की जो एनसीईआरटी है उसकी बजाय मैं आपको 6 से 10 तक की एनसीईआरटी है उसको आपको फिजिक्स के अंदर डिवाइड करके बताता हूं कि फिजिक्स के पार्ट को आपको कैसे कवर करना है। 3 पोर्शन लेकर चलते हैं हम फिजिक्स जनरल साइंस, जो फिजिक्स का पार्ट है उसमें 3 पोर्शन लेकर चलते हैं। सबसे पहले जो मैकेनिकल का पार्ट है, मैकेनिकल में कौन से, जो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है, थर्मोडायनेमिक्स है, ये सारे पार्ट हैं आपको मैकेनिकल वाले पार्ट के अंदर कवर करने होते हैं। किस क्लास के अंदर है, 9वीं क्लास की बुक के अंदर है, साइंस की बुक के अंदर। इलेक्ट्रिकल का पार्ट, इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको दिया हुआ है और मैग्नेटिज्म का पार्ट है, उससे प्रश्न पूछता है तो वो आपका इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट हो गया जो जनरल साइंस फिजिक्स में कवर होगा। उसके बाद में ऑप्टिक्स वाला, ऑप्टिक्स में आपके पास में वेव ऑप्टिक्स भी आ गई और साउंड वाला पोर्शन आ गया, और साथ में लाइट वाला पोर्शन है वो भी इसके साथ में ही आ गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट है लाइट वाले क्वेश्चन आपको फ्रीक्वेंट पूछे जाते हैं। लाइट का आपको एक क्वेश्चन जनरल साइंस का लगभग लाइट के पोर्शन में से आता है, तो वो ऑप्टिक्स के पार्ट में। तो इन 3 पार्ट के आपको जनरल साइंस फिजिक्स कवर करनी है। उसके बाद में केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में मेनली 9वीं क्लास और 10वीं क्लास स्टार्ट करेंगे। जो स्टेट ऑफ मैटर से आप स्टार्ट करोगे,
एटम एंड मॉलिक्यूल पढ़ोगे, मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ोगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ोगे, पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ोगे, एसिड बेस साल्ट के बारे में पढ़ोगे, मेटल नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ोगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में पढ़ोगे। तो ये सब टॉपिक्स हैं वो जनरल साइंस केमिस्ट्री के पार्ट के अंदर आप कवर करोगे, जो 9वीं क्लास और 10वीं क्लास के अंदर है। और इन्हीं में से जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, अब अप्लाइड पार्ट है वो ज्यादा पूछा जाता है। जैसे केमिस्ट्री के अंदर मैं बात करूं तो आपको पॉलीमर से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, बहुलक से क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है। इससे एडवांस और लेवल आपको जनरल साइंस जो है 10वीं क्लास तक की अप्लाइड वाला पार्ट ज्यादा पूछा जाता है। मतलब केमिस्ट्री की बजाय केमिस्ट्री इन डेली लाइफ वाला पोर्शन आपको ज्यादा पूछा जाएगा, कि जो ड्रग्स वगैरह यूज आती है केमिस्ट्री के अंदर वो आपको पार्ट पूछा जाएगा। तो केमिस्ट्री कवर करनी है, थ्योरेटिकल मैटर कवर करना है, साथ में जो अप्लाइड पार्ट है केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। केमिस्ट्री इन डेली लाइफ की बजाय भी मैं बोलूं कि साइंस इन डेली लाइफ आपको क्वेश्चन ज्यादा पुट होंगे, वो फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी और बायोलॉजी में भी। ये जो प्रीवियसली अपना पैटर्न है, एचएससीसी का पैटर्न है अपना, जो एचपीएससी का, जो अपना हरियाणा की पीएससी है उसका, और अधीनस्थ बोर्ड का, दोनों का पैटर्न है। जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जनरल साइंस के, वो आपको अप्लाइड पार्ट से, साइंस इन डेली लाइफ उस पार्ट से ज्यादा पूछे जाएंगे। सेम बायोलॉजी के साथ में है। बायोलॉजी को अपन जो 9th और 10th क्लास की जो बायोलॉजी है उसको मेनली अपन बॉटनी और जूलॉजी के अंदर अगर डिवाइड करें तो प्लांट वाला पार्ट है उसको तो बॉटनी के अंदर कवर कर लेते हैं, और जो ह्यूमन एनाटॉमी है उस वाले पार्ट को हम जूलॉजी के अंदर कवर कर लेते हैं, और साथ में जो डिजीज वाला पार्ट है वो सब जूलॉजी का पोर्शन है उसके अंदर कवर करते हैं। और इसमें भी आपको जो अप्लाइड पार्ट है बायोलॉजी इन डेली लाइफ, वो क्वेश्चन आपको ज्यादा पुट होंगे। तो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट के लेवल पर सब टॉपिक्स आपको क्लियर करने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। एकदम सिंपल टॉपिक है। 9वीं क्लास और 10वीं क्लास की जो आपको साइंस की बुक है उसमें फिजिक्स भी मिल जाएगा, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों कंबाइंड फॉर्म के अंदर साइंस के अंदर है। इसके बाद में मैंने लिखा है जनरल साइंस जो है आपको डेली लाइफ के अंदर जो यूज है, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, फिजिक्स इन डेली लाइफ और बायोलॉजी इन डेली लाइफ। दैट मींस आपको सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। कॉन्सेप्ट कौन कौन से टॉपिक के, जो मैंने आपको फिजिक्स के टॉपिक बताए, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कहां से टॉपिक आएंगे, 9वीं और 10वीं क्लास की साइंस की बुक है उससे आपको पूरे टॉपिक कवर करने। उसके बाद में एप्लीकेशन वाला पार्ट है, उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुट करता है, वो आपको मेन फोकस रखना है। सबसे पहले आप जैसे लाइट वाला पार्ट क्लियर कर रहे हो, सिंपल मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं। जैसे आपको पूछ लेगा पॉलीमर के अंदर बेकेलाइट, अब मैं कोई एक एग्जांपल दूं कि अप्लाइड वाला पार्ट कैसे कवर करना है। आपको पूछ लेगा कि बेकेलाइट का फॉर्मेशन किससे होता है, कौन कौन से मोनोमर हैं जिनसे मिलकर के बाद में बेकेलाइट का फॉर्मेशन होता है। एक क्वेश्चन ये है कॉन्सेप्ट के बेस पर। बेकेलाइट का यूज कहां पर आता है, वो अप्लाइड वाला पार्ट है। तो अप्लाइड वाले पार्ट से आपको क्वेश्चन फ्रीक्वेंट पुट किए जाएंगे। आप लगभग मानकर चलना कि आपको मैं बोल रहा हूं कि 10% वेटेज है, तो लगभग 6 से 7 क्वेश्चन है वो एप्लीकेशन पर पूछे जाएंगे, वो फिजिक्स के अंदर भी, केमिस्ट्री में भी और बायोलॉजी के अंदर भी। ठीक है, तो ये आपको मेनली फोकस करना है। इसके बाद में प्रिपेयर कैसे करना है आपको। अगर जो सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं उनको एनसीईआरटी उठानी है 9वीं क्लास और 10वीं क्लास की साइंस की पुस्तक, उसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों पोर्शन आपके, और साथ में इन्वायरमेंट है लास्ट के अंदर, वो भी साथ के अंदर कवर होता है अपनी साइंस वाली बुक के अंदर। तो एनसीईआरटी कवर करनी है, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, मेनली 10th क्लास तक की, 9वीं क्लास और 10वीं क्लास तक की। उसको थ्योरेटिकल मैटर कवर करना है, सारे कॉन्सेप्ट कवर करने हैं। उसके बाद में जो पीएससी है अपनी स्टेट पीएससी है और जो SSSC अधीनस्थ बोर्ड है, दोनों के आपके जो पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी है। वो आपके पास में थोड़ा बहुत ट्विस्ट करके या फिर उसी फॉर्म के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पुट होंगे। ठीक है, तो अप्लाइड वाले पार्ट पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुट होंगे। तो जो सेल्फ प्रिपेयर करेंगे, अभी 2 महीने का टाइम है आपके पास में, सफिशिएंट टाइम है। जनरल साइंस के लिए आप ये मानकर चलो 15 डेज भी आप 1-1 घंटे का टाइम भी देते हो तो सफिशिएंट अमाउंट के अंदर है। आपका पहले एक बार पढ़ा हुआ है, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है सेल्फ प्रिपेयर करने में, इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। साइंस के सारे कॉन्सेप्ट आपको, जैसे मैंने फिजिक्स के अंदर बताया, मैकेनिकल वाला पार्ट कवर करो, इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट कवर करो और ऑप्टिक्स वाला पार्ट कवर करो। तीनों पार्ट कवर कर लिए। अपना केमिस्ट्री का है स्टार्ट से, जो आपका स्टेट ऑफ मैटर से स्टार्ट करोगे और लास्ट में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड तक सारे टॉपिक क्लियर करो। उसके बाद में बायोलॉजी का पार्ट है, बॉटनी का पार्ट कवर करो और जूलॉजी का। बॉटनी वाले पार्ट के अंदर प्लांट है अपना, प्लांट मोर्फोलॉजी के अंदर पूरा आप कंप्लीट करोगे। उसके बाद में ह्यूमन एनाटॉमी से स्टार्ट करोगे, डिजीज वाले पार्ट तक, जो विटामिन डिजीज का पार्ट है। उसके बाद में जो औषधियां वगैरह हैं उन सब के बारे में क्लियर करके अपना बायोलॉजी का पोर्शन आप फाइंड करोगे। तो सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं उनको सबसे पहले अपना एनसीईआरटी कवर करना है, मेनली 9वीं और 10वीं क्लास की। अच्छा, जिनको ऑनलाइन कोर्स का नीड है कि भाई हमारा तो पहले से नहीं पढ़ा हुआ है, इसके बारे में आइडिया नहीं है,
तो वो कमेंट बॉक्स में पिन कर देना कि जो भी स्टूडेंट जिनको अभी ऑनलाइन कोर्स का नीड है तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर देंगे कि भाई हमें जो 2 महीने के अंदर अपना जो प्रिपरेशन है उनको सुटेबली किया जा सके, क्योंकि बढ़िया नंबर ऑफ वैकेंसी है और आपको भी पता है कि लगातार ऐसे चांस नहीं आते हैं, मतलब लंबे टाइम के बाद में ऐसा चांस मिलता है। और अब की बार जो पहले वाला स्क्रीनिंग टेस्ट है और उसके बाद में आपका जो टेस्ट है वो टेक्निकल होगा, तो स्क्रीनिंग वाला अगर आप क्लियर कर गए तो उसके बाद में आपका प्योर टेक्निकल है। और स्क्रीनिंग वाले को आप हार्ड वर्क से नहीं, यहां पर 2 महीने का टाइम है तो स्मार्ट वर्क से वो पूरा होगा आपका। यहां पर आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनानी होगी कि ऐसे नहीं है कि आप वन साइडेड लग गए और उसके बाद में जो है हाफ पार्ट को कवर कर दिया, हाफ छोड़ दिया, इस टाइप से नहीं। स्मार्ट स्ट्रेटजी से आपका जो स्क्रीनिंग वाला पार्ट है वो क्लियर होगा। आपको दिया हुआ है कि भाई 25% मिनिमम जो है आपका मार्क्स आने चाहिए, लेकिन 25% से तो काफी बियॉन्ड जो है स्क्रीनिंग का रहेगा। मिनिमम दिया हुआ है कि इससे नीचे तो अगर आते हैं तो उनको हमें लेंगे भी नहीं, ऐसी वाली बात है। 25% से तो ऊपर नंबर रहने चाहिए। फिर नंबर ऑफ कैंडिडेट से एक शीट पर 4 बंदे लिए जाएंगे, है ना, एक शीट पर 4 कैंडिडेट्स लिए जाएंगे। तो स्क्रीनिंग टेस्ट का ये पैटर्न है। उसके बाद में आपका टेक्निकल वाला पार्ट है, तो ट्रेड वाला पार्ट है, जिस भी आपकी अलग अलग पोस्टें दी हुई हैं उनके लिए, सबके लिए आपके अलग अलग जो टेक्निकल पार्ट है उसको स्टार्ट में आपको स्क्रीनिंग है उसके लिए कॉमन पढ़ना है। तो साइंस वाले पोर्शन को मैंने आपको स्पेसिफाई किया कि तीनों पार्ट कैसे कवर करने हैं और कौन सी बुक से कवर करने हैं, और जो क्वेश्चंस उठाने हैं आपको वो क्वेश्चंस आपको जो पिछली बार जो अपना प्रीवियस का जो सीईटी की एग्जाम है, चाहे पीएससी की एग्जाम है या SSC की एग्जाम है, उसके अंदर जो पहले क्वेश्चन आए हुए हैं जनरल साइंस के, उन क्वेश्चंस को उठाना है। और वो क्वेश्चन कौन से हैं? अप्लाइड वाले क्वेश्चन हैं। कॉन्सेप्ट को एक बार क्लियर करोगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना एकदम जस्ट आप वंस पूरा कंप्लीट करो अपना। जैसे लाइट वाला पोर्शन भी है, तो लाइट वाले पोर्शन में आप इंपोर्टेंट पूरा अपना थ्योरेटिकल मैटर मुश्किल से मानकर चलो आप 1 से 1.5 घंटे के अंदर पूरा लाइट वाला पोर्शन कवर कर सकते हो। उसके बाद में अप्लाइड वाला पार्ट है कि कहां पर इसका डेली लाइफ के अंदर यूज होता है, वो फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी और बायोलॉजी में भी। उसको आपको ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो जिन भी स्टूडेंट को कोर्स का नीड है वो कमेंट में लिख देंगे। बाकी जो सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं उनको अपना वापस से रिवाइज करना है। कोई बहुत ज्यादा लंबा टाइम नहीं बचा आपके पास में, 2 मंथ का टाइम है, तो उसमें स्मार्ट अपना प्रिपेयर करके एग्जाम को अपन क्लियर कर सकते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं, और उसके बाद में जो है आपका ट्रेड टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पे बाइंड करते हैं। ओके, थैंक यू डियर।